नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं अंतिम बाजी और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट के लिए दीपाली बाजार का दिन वैसे तो ठीक है। देखिए, जो सुबह हमको ग्लोबल संकेत मिले, बाजार ने उसको उसी अंक में ही डिस्काउंट किया, अपने गिरावट को एक्सटेंड नहीं किया। सुबह कह भी रहे थे 50-60 अंक नीचे खुल सकता है, वही रुझान दिखा भी। एक और लेवल भी आपको ध्यान होगा, 9440 हमने बोला था। आज अपना सिस्टम कोई भी चेक कर सकता है, 9440 अब तक लगा नहीं, ना ही टूटा अभी तक है। उसमें थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर ये लग जाएगा, ये टूट जाएगा, तब थोड़ी सी गिरावट थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है। एक यूरोपियन बाजार के संकेत थे, वो कुल मिला के ज़्यादा डिस्टर्बिंग तो हमको नहीं नजर आ रहे हैं जी। और इनफैक्ट आज के सेशन के दिन पे कुछ और खास बातें भी रही हैं कि जो सेक्टर ज्यादा दौड़े थे ना, जैसे रियल्टी हुआ, मेटल हुआ, ऑटो शेयर्स हुआ, वहीं पर ज्यादा मुनाफा वसूली आज के सेशन में आई है और अच्छा सपोर्ट आईटी स्टॉक्स ने लैंड किया है। बिल्कुल, आईटी ने अच्छा सपोर्ट यहाँ पे दिया है। आज ज़्यादातर आईटी की कंपनी, चारों मेजर तो आज ऊपर ही है, 2-2.5% ऊपर है। और अगर आप वेटेज इनकी हटा दी जाए ना, तो आज बाजार के अंदर वैसे गिरावट ज़्यादा है, लेकिन आईटी का सपोर्ट मार्केट को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। मेरे साथ एक खास मेहमान एडवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज के मिस्टर विनय खट्टर जुड़ चुके हैं, जो कि सीनियर वीपी हैं। इनसे पहले बातचीत करते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे और अंतिम बाजी में ये समझेंगे कि आज मार्केट के अंदर हमको करना क्या है और कल की रणनीति क्या बनानी है। इस बीच सुमित बगड़िया भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और राजेश सतपुते से भी हम बातचीत करेंगे और उनसे टेक्निकल व्यू लेंगे कि इस बाजार के अंदर करना क्या है। पहले तो आप सभी का ही शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। विनय जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे। पहले, इस समय बाजार एक ऐसे पड़ाव पे आके खड़ा हुआ है जहाँ पर भारत एक इमर्जिंग स्टार तो है, लेकिन इमर्जिंग स्टार उन सभी ग्लोबल चिंताओं के बीच में है जो हमको यूएस से कल देर रात आते हुए दिखी हैं। ये ऐसी कोई भी चिंता इस इमर्जिंग स्टार में थोड़ा सा दाग सा लगा देती हैं। अभी सर, आपका व्यू क्या है इंडियन स्टॉक मार्केट्स पे? या आपको लग रहा है कि और चलेगा अभी? देखा जाए, इंडिया इंक्रीजिंगली ग्लोबल मार्केट्स का पार्ट है, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे स्टॉक मार्केट्स हो, चाहे करेंसी मार्केट्स हो। तो जो भी ग्लोबली इम्पैक्ट होता है वो इंडिया पे भी पूरा का पूरा इम्पैक्ट आएगा। अगर यूएस जोर से गिरा है और बाकी की ग्लोबल मार्केट्स के अंदर भी दबाव बना हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया पे दबाव नहीं रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये जो कल ये शार्प गिरावट आई डाउ जोन्स में, हमें नहीं लगता कि ये कोई बड़ा सस्टेनेबल रीजन है, स्पेशली पॉलिटिकली लिंक्ड है। बिकॉज अगर आप पिछले 2 या 3 महीने देखें, DXY जो डॉलर इंडेक्स है वो थोड़ा सा सॉफ्टन हो ही रहा था पहले से ही, थोड़ा सा बॉन्ड यील्ड्स में भी अपवर्ड ट्रेंड बन ही रहा था। तो ये थोड़ा कल एग्रेवेट हुआ है, बट बहुत ज्यादा सस्टेनेबल तरीके से रहेगा, स्पेशली बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन यूएस। ऐसा विचार नहीं है हमारा इस समय, पहला। दूसरी बात, जो डोमेस्टिकली अगर देखें, इंडिया की मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली प्ले आउट हो रहा है। हमारा जो इंटरनेशनल मैक्रो सिनेरियो था वो बहुत पहले से ही पॉजिटिव था, बड़ा कंट्रोल में था, करंट अकाउंट डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट। अभी धीरे धीरे जो माइक्रो एनवायरनमेंट था, जहाँ पे डिमांड के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, वो इम्प्रूव होता दिख रहा है। स्पेशली इस क्वार्टर के अगर आप रिजल्ट देखें, बहुत सी कंपनियों ने अपवर्ड सरप्राइज किया है, स्पेशली आफ्टर द फैक्ट कि ये डीमोनेटाइजेशन के बाद का पहला स्टेबल क्वार्टर था। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर अपवर्ड ट्रेंड बना हुआ है और लग रहा है कि ये कंटिन्यू करेगा। जी मिस्टर खट्टर, जो एडलवाइज ने रिपोर्ट जारी की है उसमें 2 चीज़ें इंटरेस्टिंग थी। एक तो ये कि आपने कहा कि FY18 में आपके जो निफ्टी पर टारगेट्स हैं वो 10,000 या फिर उसके बियॉन्ड के हैं, और दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये है, इसमें आपने ये कहा है कि 9,000 या फिर उसके नीचे अगर इंडेक्स मिलता है तो वो एक एंट्री लेवल के तौर पर उसको देखा जा सकता है। ये कितनी प्रोबेबिलिटी आपको लग रही है 9,000 या फिर उसके नीचे स्लिप करने की इंडेक्स की, और किन सर्कमस्टांसेस में ये लेवल्स आ सकते हैं? क्या वो ट्रिगर्स है जो लीड कर सकते हैं? देखिए, इस समय जो डोमिनेंट ट्रिगर है जो कि मार्केट करेक्शन कॉज कर सकता है, वो सब इंडिया के बियॉन्ड ही रहेंगे। सो आपके पास एक मेजर जियोपॉलिटिकल ट्रिगर है कि नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच में कुछ बड़ा हो सकता है, या कल एक और यूएस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का एक ट्रिगर उभर के नजर आया है। सो डोमेस्टिकली विद इन इंडियन सिनेरियो कोई बहुत बड़ा ट्रिगर नहीं लगता है जिससे कि निफ्टी को सीरियस करेक्शन देखना चाहिए। बट इंटरनेशनल ट्रिगर्स हो सकते हैं, जहां पे अगर इंटरनेशनल बाजार सॉफ्टन अप होते हैं या करेंसीज के अंदर बहुत कुछ होता है, तो देन इंडियन मार्केट्स विल रिस्पॉन्ड इन टैंडम। सो दैट इज वन। एंड जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि हमारा ओवरऑल रुझान क्लियरली पॉजिटिव और तेजी की तरफ है। अगर मार्केट में कोई भी डिप्स या करेक्शंस आते हैं तो उसको एक बड़ा अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, शॉपिंग लिस्ट रेडी होनी चाहिए। एंड जो स्टॉक्स स्ट्रांगली करेक्ट कर रहे हैं और वो आपको अच्छे लगते हैं, जो कि आप वैल्यूएशन की वजह से खरीद नहीं पाए,
तो उनके अंदर आप अच्छी बाइंग कर सकते हैं। मिस्टर खट्टर, हमने शॉपिंग लिस्ट ना बनाई नहीं है, ये आपको हेल्प करवानी होगी हमारी शॉपिंग लिस्ट बनवाने में, जिसको हमको बाय करना है। अब 2-3 शेयर मेरे को बताइए या फिर सेक्टर में बताइए, ताकि मेरी शॉपिंग लिस्ट में कुछ तो आए। अभी तो बिल्कुल ब्लैंक है। देखिए, ब्रॉडली अगर आप देखें, जहां जहां पे आपको टेल विंड्स मिल रही हैं, उन सेक्टर्स के अंदर आप अच्छे स्टॉक्स देख सकते हैं। सीमेंट की बात करें या रोड कंस्ट्रक्शन की बात करें, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो हाउसिंग पॉलिसी अफोर्डेबल हाउसिंग पे अनाउंस किया, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा सीमेंट के ऊपर। सीमेंट सेक्टर का अगर आप डिमांड डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो हाउसिंग सेक्टर सबसे बड़ा कंज्यूमर होता है सीमेंट का, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना। आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग दोनों में ही अच्छा डिमांड आने वाला है, देन सीमेंट कुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। एंड सीमेंट में अगर आप इस क्वार्टर के रिजल्ट देखें, सारी कंपनियों ने पॉजिटिवली सरप्राइज किया है वॉल्यूम ग्रोथ पे, प्राइसेस थोड़ी सी फर्म अप हो रही हैं। सो ब्रॉडली स्पीकिंग सीमेंट कुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग बेट। एंड सांगी सीमेंट एक ऐसा स्टॉक है जो हमें बहुत पसंद है। सारा रॉ मटेरियल उनके पास है, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, कॉस्ट्स आर ह्यूजली अंडर कंट्रोल, सो दैट कुड बी वन। दूसरा, रोड सेक्टर अगर आप देखें, अगेन वहां पे बहुत काम किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। अगर आप 12 से FY12 टू FY16 का स्पेंड देखें और अगले 5 साल का जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है, 5 गुना का फर्क है द अमाउंट ऑफ स्पेंड दैट गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू ऑन द रोड सेक्टर देन व्हाट हैज हैपेंड अर्लियर। So Dilip Buildcon could be a very interesting bet. आज उनके रिजल्ट्स भी आए हैं, which has again surprised the market positively. बहुत strong set of results दिए हैं, and ये Dilip Buildcon एक ऐसा स्टॉक है जो हमें बहुत पसंद है। ठीक है, एक चीज और मिस्टर खट्टर, ठीक है, आपने रोड कंस्ट्रक्शन इंफ्रा स्पेस आपको अच्छा लग रहा है, आपने कुछ स्टॉक्स भी रेकमेंड किए। एक और सेक्टर है, वो है ऑटो सेक्टर। अब जो इसके बड़े स्टॉक्स हैं, जो मेन स्टॉक्स हैं, वो तो थोड़े से एक्सपेंसिव लग रहे हैं, फिर चाहे वो आयशर मोटर्स हो, मारुति सुजुकी हो। लेकिन जितने भी एक्सपर्ट्स हाल ही में हमारे साथ जुड़े हैं, उनका कहना यह है कि ये स्टॉक्स एक्सपेंसिव होते रहेंगे, उसके बावजूद भी चलते रहेंगे। लेकिन अगर वैल्यूएशंस को लेकर थोड़ी चिंता हो इन्वेस्टर के मन में, तो क्या इन मेन स्टॉक्स को, मेन ऑटो स्टॉक्स को छोड़ के ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स को रेकमेंड किया जा सकता है? क्योंकि ये बात आपने अपने रिपोर्ट में भी कही है कि जो ऑटो कंपोनेंट सेक्टर है, वो नेक्स्ट बिग सनराइज इंडस्ट्री हो सकती है। आपकी क्या वजह है जो आपको ऐसा लगता है, और आपके रिकमेंडेशंस क्या हैं इस स्पेस से? देखिए, जो ऑटो एंसिलरी स्पेस है, ये प्रीडोमिनेटली OEMs जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनको फीड इन करता है। जैसा अभी आपने खुद ही कहा कि OEMs के सब स्टॉक्स बहुत महंगे हो गए हैं, सो वैल्यूएशन कंफर्ट वहाँ पे कम है। एंड ऑटो एंसिलरी का एक और जो बड़ा फायदा होता है कि वो बहुत सारे OEM को प्रोवाइड करते हैं माल, वो इंडिया में भी प्रोवाइड करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो इससे एक नेचुरल हेज बन जाता है। अगर मारुति अच्छा नहीं कर रहा है बट फॉक्सवैगन यूरोप में अच्छा कर रहा है, जो एक ऑटो एंसिलरी प्रोवाइडर है वो दोनों को माल दे सकता है, जिसकी वजह से एक नेचुरल हेज बन जाता है। दूसरा, ये सेक्टर के अंदर हम लोगों को लगता है कि इतनी ज़्यादा तेज़ी होगी ओवर नेक्स्ट 5 to 10 ईयर। अगर आप ब्रॉडली देखें सेक्टर को, चाइना में 1 करोड़ से ज़्यादा कारें बिकती हैं, भारत में इस समय खाली 30-32 लाख के आसपास कार बिकती है हर साल, जबकि हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल और अर्निंग्स सब एक्सपैंड हो रहा है, तो ये नंबर बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ सकता है, जिसका मतलब है कि डोमेस्टिकली एज वेल एज इंटरनेशनली ऑटो कंपोनेंट सप्लायर्स एक बहुत बड़े एडवांटेज में आएंगे। मदरसन सुमी एक ऐसा स्टॉक है जो कि हमें यहाँ पे काफ़ी पसंद है, लगता है कि बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, यूरोप में बहुत बड़ा एक्सपोजर है, US और चाइना में घुसने की एक स्ट्रैटेजी है, तो एक डोमिनेंट प्लेयर होने के हिसाब से इट कुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग बेट। ठीक है, लेकिन इस पीछे एक ना खबर आपको और बता दें जो कि सोनोकोयो से जुड़ी हुई है। इनके डायरेक्टर हैं संजय कपूर, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, और ये डायरेक्टर पद से भी इस्तीफ़ा है, और ये फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। ये शेयर अभी थोड़ा लाल निशान में भी आ चुका है, तो संजय कपूर ने इस्तीफ़ा दे दिया अपने डायरेक्टर पद से। ये चेयरमैन पद पे भी आसीन थे, तो यहाँ से भी उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, तो दोनों ही पोस्ट उन्होंने खाली कर दी, इस्तीफ़ा दिए एकाएक। हालांकि कोई ऐसी योजना तो नहीं थी, पहले इनका मर्जर हुआ ज़रूर था, लेकिन अभी ये एक खबर आ रही है डायरेक्टर और चेयरमैन पद से इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, तो ये अभी शेयर पे थोड़ा न्यूज़ फ्लो है, ये ज़्यादा इम्पैक्ट अभी दिखा नहीं रहा है। आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑटो एंसिलरी की बात छोड़िए ना मिस्टर खट्टर, आपकी शायद लिस्ट में मदरसन सुमी भी है, और इसके अलावा भारत फोर्ज भी आपकी लिस्ट में है, जो आपको शेयर पसंद है। इन दोनों शेयर्स में क्या यूएसपी है जिसकी वजह से हमको प्लस करना है इसको, मदरसन सुमी और भारत फोर्ज? देखिए, दोनों स्टॉक्स अलग अलग सेगमेंट में और बहुत इंटरेस्टिंग बेट्स है। अगर मैं भारत फोर्ज की पहले बात करूँ, क्लास 8 ट्रक्स के अंदर यूएस में डिमांड पिकअप बहुत ज़बरदस्त तरीके से आया है।
जो कि जहाँ पे भारत फोर्ज का बड़ा डोमिनेंट एक्सपोजर है। डोमेस्टिकली भी अगर आप देखें डिफेंस में भारत फोर्ज बहुत काम कर रहे हैं, एंड वो एक अपॉर्चुनिटी है जो कि बहुत तेज़ी से ग्रो होता दिखाई दे रहा है। एंड वहाँ पे इस समय हज़ारों करोड़ रुपए के ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं और अगले 3 से 5 साल के अंदर ये नंबर और ऊपर जाएगा। अगर भारत फोर्ज इसको में से थोड़ा सा भी उनको पाई मिल जाता है तो उनके टॉप लाइन के ऊपर बहुत इम्पैक्ट आएगा। एंड नॉर्मली डिफेंस ऑर्डर्स आर मोर प्रॉफिटेबल बिकॉज कॉम्पिटिटिव सिनेरियो रिलेटिवली कम रहता है। तो उसके अलावा सीवी स्पेस के अंदर एंड बाकी की जो फोर्जिंग इंडस्ट्री है, एविएशन के अंदर बहुत से नए इनिशिएटिव लिए गए हैं कंपनी के द्वारा, जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट शील्ड कर रहे हैं और आगे जाके और भी ज़्यादा तेज़ी से करेंगे। सो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मीडियम टू लॉन्ग टर्म बेट है। क्या ये बहुत सस्ता स्टॉक है? ऐसा नहीं है, बिकॉज पूरी मार्केट के हिसाब से जब सब स्टॉक चल रहे हैं तो भारत फोर्ज भी चला है। बट आप अगर 2 या 3 या 4 साल के हिसाब से लेना चाहें तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। भारत फोर्ज कुड बी इन वन ऑफ दोस कैटेगरीज। मदरसन सुमी की मैं अभी कुछ मिनट पहले ही बात कर रहा था, बहुत डाइवर्सिफाइड ऑटो कंपोनेंट प्रोवाइडर है। एक ग्लोबल एक्सपोजर आपको ऑटो एंसिलरी में चाहिए तो मदरसन सुमी कुड बी द वन। जी मिस्टर खट्टर, जो शॉपिंग लिस्ट आपने हमारे साथ शेयर की है उसमें मुझे लार्ज कैप नेम्स मिसिंग लगे। पिछले 3-4 महीनों में बहुत सारे लार्ज कैप स्टॉक्स रहे हैं, रिलायंस हुआ, कुछ प्राइवेट बैंक्स हुए, आईटीसी हुआ, एचयूएल, इन्होंने लीडरशिप मेंटेन की है। ये जो बड़े नेम्स हैं, ये इनका प्राइस क्या आपको अभी कंफर्टेबल नहीं लग रहा है नई पोजीशंस के लिए आज से? और बैंकिंग से कोई रिकमेंडेशन है क्या अभी आपकी? देखिए, बैंकिंग के अंदर इस समय बहुत एक्शन हो रहा है। फॉर द फर्स्ट क्वार्टर आपको क्लियरली एनपीए का पेन पॉइंट एटलीस्ट बॉटम आउट होता नजर आ रहा है। प्रोविजनिंग कम हुई है या स्टेबल हुई है बिकॉज स्लिपेजेस बहुत कम हुए हैं। क्रेडिट ग्रोथ स्पेशली कॉर्पोरेट साइड में अभी नहीं आ रहा है, बट शायद यही रीजन है कि ये स्टॉक्स इस समय रिलेटिवली कम वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। बैंकिंग में खेलने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा एंड एसबीआई लार्ज कैप्स के अंदर इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव बेट्स हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में अगर खेलना है तो डीसीबी जैसे कई बैंक हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग बेट्स हो सकते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज कुड बी द अदर वन, जहां पे क्लियरली आपको रुझान और ट्रैक्शंस दिख रहे हैं। स्टॉक्स आर डूइंग वेरी वेल। इसमें सिर्फ एक ही सेगमेंट है विच इज अ माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट, जहां पे थोड़ा सा रिस्क बना हुआ है जो कि इस समय अवॉइड करना चाहिए बिकॉज ऑफ lot of people trying to play politics in the sector because of which lot of people have not returned their loans। वहाँ पे कुछ हद तक एक स्ट्रेस जो बना हुआ है माइक्रो फाइनेंस कंपनीज में, वो एक सेगमेंट है जहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। बट अदरवाइज बैंकिंग एंड फाइनेंस कंपनीज के अंदर अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ठीक है मिस्टर खट्टर, शुक्रिया, आपसे अच्छा लगा बातचीत करके। जो हमारे पास लिस्ट नहीं थी ना, उसको आपको बनाने में आपने हमारी बड़ी हेल्प की, इसके लिए शुक्रिया आपका सर, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस बीच एक खबर ना आप और भी देख पा रहे होंगे नीचे, जीएसटी को लेकर है। असल में श्रीनगर में 2 दिन बैठक चल रही है, 2 दिन से। आज बैठक का पहला दिन है, कल भी चलेगी। और ये जो टैक्स स्लैब है ना, ये आज तय हो रहे हैं। ये आखिरी बैठक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई से सरकार दावा कर रही है कि वो जीएसटी को ले आएगी, इसलिए कुछ स्लैब से जुड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। 0% में अनाज आ सकता है, ये खबर हमको मिल रही है। और कुछ एफएमसीजी के प्रोडक्ट ये 5% की कैटेगरी में आ सकते हैं। ये एफएमसीजी के प्रोडक्ट कौन से होंगे? या तो ये रोज़मर्रा की चीज़ें वाले होंगे, और इसके अलावा कुछ अनाज वाले प्रोडक्ट होंगे जो कि एफएमसीजी का ही हिस्सा है, वो भी इसके अंदर आ जाएंगे 5% की कैटेगरी के अंदर। तो ये अच्छी चीज़ है कि जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक फाइनल हो रहा है। और इसमें जो रोज़मर्रा वाली चीज़ें हैं ना, दीपाली आप देखिए एचयूएल की वॉल्यूम ग्रोथ जो 4% आई। अब आपको उन सभी कंपनीज पे ज़्यादा ध्यान रखना है जो कि रोज़मर्रा की चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि डाबर, जैसे कि मैरिको। ये कुछ एक ऐसी कंपनीज हैं जो कि इस तरह के प्रोडक्ट को जनरेट करती हैं, जो कि आपके डेली कंजम्पशन में इस्तेमाल होती हैं। एचयूएल के भी कुछ एक प्रोडक्ट्स हैं, इमामी के भी कुछ एक प्रोडक्ट्स हैं। और अगर गाँव में पेनिट्रेशन देखेंगे तो इमामी, डाबर और मैरिको, ये तीनों बड़े प्लेयर्स होंगे जिनको सीधा सीधा इसका बेनिफिट मिल जाएगा। इनफैक्ट शाम को 6 बजे जीएसटी काउंसिल की ब्रीफिंग भी है, तो इससे और क्लैरिटी आ जाएगी रेट्स को लेकर। लेकिन अब जो एक पेज बचा था जीएसटी से जुड़ा हुआ, वो था सिर्फ रेट्स। और अब जैसे सोर्सेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल भी रही है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे पूछ लेते हैं। आलोक, अभी जो सोर्सेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक सभी फूड आइटम्स को इंक्लूडिंग फूड ग्रेन्स को 0% स्लैब में रखा जाएगा, और क्या डिटेल्स मिल रही हैं
रेट्स के लिहाज से? जो अभी तक जो बैठक हुई है जीएसटी काउंसिल की फर्स्ट हाफ की, उसमें तमाम जितने भी रूल्स थे उनको क्लियर किया गया है। उसके अलावा जो 2 कैटेगरी है 0% और 5% जो स्लैब है जीएसटी का, जो पहले से तय है, उसके तहत जितने आने वाली चीजें हैं उस पर भी फैसला कर लिया गया है। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक 0% में तमाम वो फूड आइटम्स होंगे, इंक्लूडिंग फूड ग्रेन्स, जिन पर 0% टैक्स लगेगा, यानी कि खाने पीने की चीजों पर 0% टैक्स लगेगा। ये सरकार पहले ही कह चुकी है और इसमें अब आज की बैठक में फैसला भी हो गया है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि खाने पीने की चीजों को इसको 0% टैक्स के स्लैब में रखा जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ इसमें रॉ ग्रेन्स भी हैं, फूड ग्रेन्स भी शामिल हैं। लेकिन 5% में वो चीजें होंगी जो रोजमर्रा की चीजें हैं। रोजमर्रा की चीजें जैसे कि कुछ प्रोसेस फूड भी होते हैं, आपकी बात। और इसके अलावा कुछ और रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं, जैसे अब अंदाजा लगा लीजिए कि जो बेसिक साबुन है, इस तरह की चीजें हैं, कुछ इसमें सारी डिटेल आप और इकट्ठी कर लीजिए। लेकिन जो मोटा मोटी 2 बात आपने हमको समझाई है वो बिल्कुल तय है कि यहाँ पे 0% और 5% के स्लैब को लेकर कुछ एक कंपनीज बेनिफिशियरी हो सकती है। डाबर पे आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, मैरिको पे भी ध्यान रखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। मेरे साथ राजेश सतपुते हैं, सुमित बगाड़िया, साथ ही उमेश मेहता भी हैं। इनसे बातचीत करते हैं। पहले तो सुमित आपके पास ही आना चाहेंगे। आज का निफ्टी का बेस बन चुका है गिरावट का, ये 9440 और दूसरा 9380, 2 लेवल्स तो हमने आइडेंटिफाई किए हुए थे। बेस बन चुका है बाजार का? हाय, गुड आफ्टरनून टीपी। वेल नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है कि बेस बना है। एकदम लोअर लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है और अभी 240 हुआ है। अभी कम से कम 45 मिनट बाकी है मार्केट बंद होने में। अगर इन लेवल्स के नीचे सस्टेन करता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट हमको एक्सटेंडेड सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर हम 9400 9380 के लेवल जो आपने कहे वहां तक हमको देखने को मिल सकता है। ओवरऑल निफ्टी 9380 370 का लेवल सपोर्ट है, फाइनल सपोर्ट वही रहेगा। जब तक वो टूटता नहीं है तब तक ये 9370 से लेकर 9500 की रेंज निफ्टी की मान के चले। अगर 9370 टूटा तब फिर हमको बड़ा पैनिक देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो फिलहाल तो 9440 एक इंपॉर्टेंट रेंज अभी तक टूटी तो नहीं है, और लेकिन उम्मीद करें कि शायद ये टूटेगी भी नहीं। अगर टूट गई तो फिर 9380 तक भी बाजार जा सकता है। ध्यान रखें, बहुत ही क्रिटिकल है, उसी डॉट लेवल पे अभी आके खड़ा हुआ है। राजेश, एक बार आप भी हमको समझा दीजिए, कोई ऑप्शन ट्रेड आपको दिख रहा हो इस समय, या कुछ ऐसा दिख रहा हो जो इस समय मार्केट का नोटिसेबल हो, आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहे कि इसको प्लस कर लो या यहाँ पे शॉर्ट कर दो? देखिए, ओवरऑल निफ्टी अगर आप देखो तो निफ्टी का जो ब्रॉडर रेंज है वो वही है। 9300 का जो पुट है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है, रफली 71 लाख शेयर है, और जो कॉल है वो 9500 का सबसे ज़्यादा एक्टिव है। तो 9500 के परे जाना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। एट द सेम टाइम अगर आज का आप डेटा देखो तो 9500 का जो पुट है उसमें अनवाइंडिंग दिख रहा है। रफली 10-12 लाख शेयर वहाँ पे अनवाइंड हो चुके हैं, और सबसे बड़ी बात है वहाँ पे कॉल राइटिंग हुई है 12 लाख शेयर। सो इट्स क्लियर कट इंडिकेशन कि टॉप यहाँ पे थोड़ा सा बन चुका है। और इनफैक्ट निफ्टी का जो सपोर्ट है, जो पिछले 19 दिन का जो कंसोलिडेशन है, आप इसको अगर आप चार्ट पे डालते हो या अर्ली चार्ट पे, तो इसका जो मेन मीडियन है, ये जो मेन सपोर्ट है, दैट इज़ 9450। आप देख रहे हो 9450 के आसपास ही निफ्टी घूम रहा है। लेकिन मुझे लगता है पर्टिकुलरली लुकिंग एट द ओवरऑल डेटा, लुकिंग एट द ऑप्शंस डेटा एंड विक्स, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये करेक्शन थोड़ा सा डीप हो सकता है। सो इसके चलते हम लोगों ने जो रिकमेंडेशन दिया है वो सिंपल रिकमेंडेशन दिया है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी में अगर जहाँ पे फ्यूचर शॉर्ट है, हम लोगों ने शॉर्ट किया है 9495 के आसपास विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 9530। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 9380 तक आएगा। ऑप्शंस में हम लोगों ने सिंपल रणनीति रखी है। हम लोगों ने सिंपल 9500 का जो पुट है उसको बाय किया है। 9440 का लेवल अब ब्रीच हुआ है और अब 9437 पर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि देखिए आज क्यूज जो अभी के जो क्यूज है वो भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप यूरोपियन मार्केट्स को देखें, आधा से 0.1% की वीकनेस दिखा रहे हैं, और यूएस फ्यूचर्स वहां भी प्रेशर है, और इंडिकेशन है कि यूएस मार्केट्स की आज फिर से ओपनिंग जो है वो नेगेटिव बायस के साथ हो सकती है। तो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आप देखिए यूरोपियन मार्केट्स काल 1% नीचे ट्रेड करें, इसलिए मार्केट बासु सुबह यही बात कर रहे थे कि एक्सटेंडेड हो सकती है, जो यूएस के अंदर जो गिरावट है, यही बड़ी वजह है कि बाजार अपना सपोर्ट अभी ढूंढना नहीं चाहता है। एक अच्छा बेस भी है, इसलिए सपोर्ट ढूंढना भी नहीं चाहता है। मेरे साथ शर्मिला जोशी भी हैं, जिनसे बातचीत करेंगे। शर्मिला, शुक्रिया समय देने के लिए। ओवरऑल बाजार में आपको ग्लोबल चिंता ज़्यादा दिख रही है, या फिर अर्निंग्स को हमने बहुत ही पोलाइटली और बहुत ही अच्छी तरीके से कंक्लूड कर रहे हैं, ये ज़्यादा बेहतर हिस्सा है? बाजार में ग्लोबल चिंता है या फिर अर्निंग्स का अच्छा हिस्सा? किस तरह वोट कर रही हैं आप? वेरी ऑनेस्टली नाइदर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि डेफिनेटली जिस तरह से ग्लोबल क्यूज है उस वजह से आज मार्केट नीचे जरूर खुला है, लेकिन आई डोंट थिंक कि दिस इज एन इम्पीचमेंट दैट्स गोइंग टू गो थ्रू। तो उस वजह से मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत ज़्यादा आगे चलकर मुश्किल आएगी।
एंड ऑन द अदर हैंड आई हैव यानी वेरी ऑनेस्टली अभी तक जो क्वार्टरली नंबर्स आए हैं देन रियली बीन नथिंग टू राइट होम अबाउट. एक हाथ दूसरा कुछ यानी ठीक ठाक ऐसा नतीजा आया हो, बट इट्स बीन एन ओकेश सॉर्ट ऑफ क्वार्टर. इन टर्म्स ऑफ अगर आप जो अर्निंग्स है उसको देखें और मार्केट लेवल को देखें, इट लीव्स वेरी लिटिल रूम फॉर यू नो फॉर एनी correction or I'm sorry, it doesn't leave much room for any mistakes. तो उस वजह से कुछ भी ऐसी चीज आ जाती है जिससे मार्केट नीचे जा सकता है, तो we do see that taking its toll on the market. तो मेरे हिसाब से लिक्विडिटी जो है that's been our sort of driving force, और वही मार्केट को आगे भी इस लेवल से ऊपर लेके जाएंगे. ठीक है, उमेश मेहता भी हैं हमारे साथ सिमको सिक्योरिटीज से. फटाफट से उनके क्विक कमेंट आईटी स्टॉक्स पे ले लेते हैं, क्योंकि आज आईटी शेयर्स ने सपोर्ट लेंड की है. अगर ये स्टॉक्स भी नहीं चल रहे होते तो शायद मार्केट इन लेवल से और भी नीचे होता. टीसीएस सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, विप्रो, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, इन सभी की ओर से सपोर्ट आया है. इन तीन की वेटेज अगर दीपाली कैलकुलेट करेंगे ना तो 20 पॉइंट निफ्टी को जो सपोर्ट मिल रहा है वो इन स्टॉक्स की वजह से बिल्कुल. यानी यहाँ से और 20 पॉइंट्स नीचे होता तो हम 9400 के नजदीक होते, क्योंकि अभी 9437 पर ट्रेड कर रहा है. एक कमेंट ले भी लेते हैं उमेश. एक तो टीसीएस पर आपकी राय चाहिए, स्पेशली इसलिए क्योंकि आज नहीं पिछले इस पूरे हफ्ते इसका ट्रेंड पॉजिटिव रहा है, और दूसरा ये कि आईटी से ही कोई स्टॉक अभी आप रेकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि अब ज्यादातर एक्सपर्ट्स जो मानते हैं कि अब बॉटम प्लेन स्टॉक्स में हो सकता है, लॉन्ग टर्म के नजरिए से इन स्टॉक्स को ऐड किया जा सकता है. बिल्कुल. सो मार्केट एक सबसे बड़ा जो फैक्टर पेश कर रहा है वो कि डॉलर 68 से जब 63 हुआ तो और वो दौरान आईटी स्टॉक्स में ज़्यादा गिरावट नहीं आई थी. आईटी स्टॉक्स इतने गिरे हुए थे पहले से कि ज़्यादा इम्पैक्ट उसमें आया नहीं, और अभी जैसे ही रुपी ने डेप्रिशिएट करना चालू किया तो तुरंत आईटी स्टॉक्स में एक हलचल आ गई. और जो बाईबैक का जो माहौल है, टीसीएस का बाईबैक चालू होने वाला है, और इसके कारण शायद टीसीएस में थोड़ी सी बाइंग आ रही है. मगर ऑन अ लार्जर टर्म पर्सपेक्टिव पिछले 15-20 सालों में जो ग्रोथ एस्टीमेट है नास्कॉम ने दी है वो सबसे लोएस्ट है, खाली 8% की. तो इससे लो कभी भी ग्रोथ एस्टीमेट थे नहीं. तो ये बॉटम आउट है. वैल्यूएशंस भी काफी रीजनेबल है, 14-15 पी मल्टीपल पे स्टॉक्स अवेलेबल है. और यूएस ने जो टैक्स कट ऐलान किए हैं कि 35% से 20% कॉर्पोरेट सेक्टर को एक बढ़ावा देना है, तो सबसे बड़ा कंपोनेंट होगा तो आईटी में कंपनियां एक्सपेंड करेगी. इसलिए आईटी में बहुत बड़ा रिवाइवल दिखता है, और एक फ्रॉम मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एक मेजर बॉटम आउट किया है पूरे आईटी सेक्टर ने, और फ्रंट लाइन और मिड कैप सभी शेयर्स परफॉर्म करेंगे. ठीक है, वैसे एचयूएल के नंबर्स अच्छे आए थे लेकिन एचयूएल चला नहीं. क्या एसबीआई के साथ भी ऐसा ही होने वाला है? पहले एक बार हम नंबर समझते हैं और उसके बाद एसबीआई की भी बातचीत करेंगे और एचयूएल की भी बातचीत करेंगे. क्यों नहीं चला ये एचयूएल? पहले तो एसबीआई. अंचल, नंबर कैसे आ रहे हैं एक बार ये जल्दी से बताइए आप. शुक्रिया टिम्पी. देखिए, इस बार बॉटम लाइन कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट आती हुई दिखेगी, लेकिन उसका कारण ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट नहीं है. बेसिकली एक लो बेस का फायदा होगा और जो प्रोविजनिंग कट हम देख रहे हैं उसका फायदा होगा. एनआईए में महज 1% की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है. रिटेल सेगमेंट में थोड़ी हलचल जरूर रहेगी, लेकिन ओवरऑल लोन बुक स्लगिश रहने का अनुमान है. डिपॉजिट्स में ऑलमोस्ट 14% की बढ़त आ सकती है. दूसरी ओर प्रोविजनिंग का, जैसा कि मैं बात कर रहा था, वाई अगर आप कंपेयर करें 32% प्रोविजनिंग गिर सकती है. 10,000 करोड़ से 13,117 करोड़ की प्रोविजनिंग थी. उसके मुकाबले इस बार ये आंकड़ा 8,900 करोड़ के आसपास रह सकता है. तो वो एक चीज़ है जो बॉटम लाइन को सपोर्ट कर रही है वाई बेसिस पे. क्वार्टर बेसिस पे प्रोविजनिंग फ्लैट रहने का अनुमान है, लेकिन हाँ, क्योंकि एक बड़े क्वांटम से वाई बेसिस पे घट रही है, इसी वजह से मुनाफा 96% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है. 2,480 करोड़ के आसपास का मुनाफा रह सकता है. जहाँ तक रही बात ग्रॉस एनपीएस की, स्लिपेजेस के आंकड़े पे नजर रखिएगा. उम्मीद यह है इस बार, क्योंकि एक्सपोजर कम हुआ है स्टील और इंफ्रा स्पेस में, पावर स्पेस में, उसकी वजह से जो नए स्लिपेजेस है वो रिलेटिवली कम रह सकते हैं. रही बात ग्रॉस एनपीएस की, तो ग्रॉस एनपीए का आंकड़ा इस बार 7.1% पे रह सकता है, 7.2% के मुकाबले क्वार्टर बेसिस पे. ठीक है, तो ये नंबर्स हैं मोटा मोटी, और जो इस पे ऐसा तो लग रहा है कि शायद प्रोविजनिंग थोड़ा सा इस बार एक बॉटम दे सकती है अगर ये घट जाए तो. लेकिन अभी तक पंजाब नेशनल बैंक के अंदर भी ऐसा हुआ था कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी ठीक की गई थी लेकिन शेयर चला नहीं था. शर्मिला, दो चीज़ है.
एक तो SBI और PNB के नंबर्स को, क्योंकि एक के आगे एक के आने बाकी हैं, दोनों का पैटर्न ऑल टुगेदर ऐसा ही लग रहा है। NPS को लेकर कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो रही, लेकिन हाँ प्रोविजनिंग धीरे धीरे अब कम होना शुरू हो रही है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी ठीक हो रही है। PNB जब से नंबर आए ना तब से टूट ही रहा है। ये SBI के साथ भी ऐसे ही होने वाला है क्या? मुझे लगता है कि PNB भी, अगर आपको याद होगा, जब नतीजे आए तो काफ़ी एक्चुअली चला, और नतीजों के पहले भी एक्चुअली काफ़ी एक रन अप हम देख चुके हैं PNB में। तो एक तरह से मार्केट ने ऑलरेडी रिवॉर्ड किया है इस चीज़ को कि उनके जो NPA लेवल्स है उनके ऊपर जो एक जो एक लगातार हम वर्सनिंग फिगर देख रहे थे वो 1-2 क्वार्टर से इंप्रूव होते हुए दिख रहा है, और अब ऐसे लग रहा है कि चीजें उनके काबू में जैसे आ गई है। लेकिन जैसे ही स्लिपेजेस का नंबर आया, हमने देखा कि स्टॉक करेक्ट करना चालू किया। सो लेट्स होप द सेम डजंट हैपन विद SBI कि और जब नंबर्स आए तो सब साथ में आए और एक क्लियर पिक्चर आपके सामने आए। तो आई थिंक मार्केट विल रिएक्ट टू द नंबर्स इन अ मोर रियलिस्टिक मैनर। इस बीच IDBI के नंबर्स आ गए दीपाली, और ये नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं। जो प्राइमा फेसी अभी तक नंबर्स देखने को लग रहे हैं उसमें 3200 करोड़ का घाटा आया है, और एक घाटा बढ़ा है। का आंकड़ा देखिए 15% से बढ़ के 21.5% फिगर आया है। ये अच्छा नहीं है, ये IDBI ये अच्छा नहीं है, इसीलिए स्टॉक 7.5% नीचे भी 7.5% का एक नीचे आया है। तो यहाँ पे घाटा इनका बढ़ गया, जो पहले भी 1736 करोड़ का ही घाटा था बुक्स में, तो इस बार घाटा इनका और बढ़ गया, ये 3200 करोड़ तक का आ चुका है, ऑलमोस्ट डबल हो गया। ऊपर से आप घाटा तो दिखा रहे हैं, यहाँ तक तो समझ में आती थी बात, लेकिन उसके बाद आपके ग्रॉस NPA 22% आ जाए, ये चिंता की बात है। ये कुछ वैसा ही है जैसे आपको ध्यान होगा IOB और कुछ छोटे सरकारी बैंक थे, उनके भी कैटेगरी में ऐसे ही था, वो भी 21-22% के ग्रॉस NPS दिखा रहे हैं। शर्मिला, ये NPS की प्रॉब्लम तो इतनी भयंकर हो चुकी है ना कि सरकार बहुत कोशिश कर रही है, बेचारे बैंक भी कर ही रहे हैं, लेकिन कम तो हो नहीं रहा। ये IDBI अब करें क्या? देखिए हमारा ना कन्विक्शन टूट जाता है, हमारा भरोसा टूट रहा है सरकारी बैंकों पे कि इतना कुछ करने के बाद भी आपके NPS क्यों नहीं कम हो रहे हैं? क्यों आप 22% के NPS अभी भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो अपनी बुक्स में? 35,000 करोड़ तो सरकार आपको दे चुकी है ना कैपिटल इन्फ्यूजन के नाम पर। एक्चुअली जो कैपिटल इन्फ्यूजन का अमाउंट है वो बहुत ही कम था, और जहाँ तक कुछ करने की बात है तो एक्चुअली जो लेवरेज सेक्टर्स है, when we talk of power or when we talk of steel, उनके लिए एक्चुअली बहुत इतना कुछ हुआ नहीं है कि in terms of really helping them reduce their NPS। और उसके साथ साथ आई थिंक banks in this not this quarter but the quarter before that were kept busy dealing with जो जितना उनके पास पैसा आ रहा था और उसके पीछे इतने लग गए थे बैंक्स की, रियली देयर वाज नो क्रेडिट ऑफ टेक। तो अगर आप पिछले 6 महीने में देखें ना, तो जो एक द केपेक्स दैट हैड टू हैपन या द कैपिटल spending that had to happen, वो हुई नहीं है चीज। So there has really been so the banks which have been able to sort of display that, उनके रिजल्ट्स को बहुत अच्छा मानना चाहिए। So उस लिहाज से आई थॉट दैट PNB वाज अ गुड नंबर, अगर आप देखें कि किस तरह से क्रेडिट ग्रोथ उन्होंने मैनेज की है। So I think it's a very चैलेंजिंग टाइम। आई कंप्लीटली एग्री विथ यू, वेरी चैलेंजिंग टाइम फॉर PSU बैंक्स, और जो उनमें एक्चुअली स्टॉक्स में बढ़त हुई है वो बहुत सरप्राइजिंग है एक तरह से। बिल्कुल। और IDBI बैंक अब 7.5-8% की कमजोरी के साथ दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। इस बीच JK लक्ष्मी सीमेंट के अर्निंग्स आए हैं, उन अर्निंग्स पर बात कर लेते हैं। स्टॉक ये भी डे लो पर ही ट्रेड कर रहा है। हमारे साथ सुधीर बिदकर मौजूद हैं जो कि CFO हैं JK लक्ष्मी सीमेंट के। सुधीर जी नमस्कार, शुक्रिया आपने समय दिया। सर ये बताइए, इस क्वार्टर में जो वॉल्यूम ग्रोथ रही है वो कैसी रही है, और गोइंग फॉरवर्ड रियलाइजेशन और सीमेंट डिमांड पर आपका आउटलुक क्या है, क्योंकि यही फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है अभी सीमेंट कंपनियों के लिए। इस क्वार्टर में हमारी जो डिमांड वो प्रोडक्शन ग्रोथ हुई है वो करीब 6% हुई है, और पूरे साल में 9% हुई है, जबकि इंडस्ट्री में इट वाज नेगेटिव ग्रोथ ओवरऑल 1% इन द एंटायर ईयर। तो आगे चलते हुए तो लगता है कि अभी डिमांड ग्रो करेगी गोइंग फॉरवर्ड, तो वी एक्सपेक्ट कि करीब 6 से 7% डिमांड ग्रोथ होना चाहिए फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री एज सच। तो जी डिमांड तो ग्रोथ करेगी 7% आप जो बता रहे हैं, क्या प्राइस भी ग्रो कर सकते हैं क्या? प्राइस तो डिपेंड करता है। अभी हमारे पीछे तो पेटकोक प्राइसेस और कोल प्राइसेस काफी बढ़ गए थे, तो उसके चलते प्रेशर होता है मार्जिन पे, तो थोड़ा बहुत करना पड़ता है, अदरवाइज तो मार्जिन ही रोड हो जाते हैं। मार्जिन भी हमारे कोई बहुत अच्छे नहीं थे लास्ट ईयर, तो लास्ट क्वार्टर में तो काफी कम मार्जिन हो गए थे। इट वाज एज लो एज अबाउट 9 to 10% ओनली ऑपरेटिंग मार्जिन।
तो वो उससे तो आपका इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन कवर नहीं होता, और ऊपर से अगर कॉस्ट बढ़ जाती है तो मोर आउट ऑफ कंपल्शन थोड़ा प्राइस इंक्रीज करना पड़ता है। जी चलिए, शुक्रिया सुधीर जी, आपने समय दिया, जी बिजनेस को अर्निंग्स पे एलैबोरेट किया। तो 6 से 7% की ग्रोथ ये सीमेंट डिमांड में गोइंग फॉरवर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इस बार की जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 6% के आसपास रही है। मार्जिन ग्रोथ अभी भी एक कंसर्न है, स्टॉक 7% नीचे ट्रेड कर लेकिन रहा एक है। चीज़ इन्होंने और बताई थी कि कॉस्टिंग का प्रेशर इनके पास भी है। आप डिमांड अच्छे ले आइए, कोई बात नहीं, आप बैलेंस शीट तो तभी अच्छी करेंगे ना जब आप थोड़ा सा कॉस्ट को भी ठीक करेंगे। Margins या कैसे तो maintain कॉस्ट को होंगे? कम कर दीजिए या तो प्रॉफिट्स को बढ़ा लीजिए। प्रॉफिट्स आप बढ़ा नहीं पा रहे, कॉस्ट आपकी बढ़ रही है, तो डिमांड अच्छा होना भी कई बार फायदे का सौदा नहीं हो पा रहा है। बैलेंस यही शीट पे सीमेंट पे दिख भी improvement रहा है, दिखेगी नहीं, बिल्कुल। रियलाइजेशन की प्रॉब्लम एक्चुअली थोड़ी चल रही है सीमेंट पे, ये तो तय है। हालांकि विनय खट्टर ने कहा कि कुछ एक अच्छी कंपनीज को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने भी जो बात हमको बताई थी ना, वो सिर्फ वॉल्यूम टर्म से बताई थी, वो प्राइसिंग पे तो बोल भी नहीं रहे थे। उन्होंने बात प्राइसिंग की रखी भी, तो ये कहा कि थोड़ा सा दबाव है, तो वॉल्यूम के फ्रंट पर आपको सीमेंट कंपनीज को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आगे बढ़े, कुछ एक और शेयर्स देख लेते हैं। इस बीच HUL के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा शर्मिला, एक चीज़ हमको बताइए, ये HUL का शेयर चला क्यों नहीं? सब कुछ तो ठीक था ना, ग्लेनमार्क के नंबर इतने खराब आए, आपने उस शेयर को ऐसा तोड़ा कि 900 रुपये का शेयर आज 700 के भी नीचे है। एक दवा थी, उसने ऐसा नुकसान पहुंचा दिया। HUL ने तो हर फ्रंट पर अच्छे नंबर्स दिए, ये शेयर चला क्यों नहीं? मुझे लगता है कि ये शेयर नतीजों के पहले ही चल चुका था। सो यू नो इट हैड अ रैली फ्रॉम अबाउट 850 840 लेवल टू 1000 लेवल। तो HUL जैसे स्टॉक के लिए इस तरह की बढ़त लेना 7-8% इज रियली बिग। सो मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव रिजल्ट्स का भी एक इफेक्ट आएगा, लेकिन आज क्योंकि थोड़ी बहुत ग्लोबली नेगेटिव न्यूज़ थी और एक बढ़त ऑलरेडी आ चुकी थी, तो एक जो प्रॉफिट बुकिंग जिसका जिक्र आप भी पहले कर रहे थे कि द सेक्टर्स व्हिच हैव गॉन अप, द स्टॉक्स व्हिच हैव गॉन अप, उन्हीं में आज हम प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। सो आई थिंक इट्स मोर ऑफ द सेम विद HUL। लेकिन जैसे कि आपने कहा नतीजे अच्छे थे, एंड व्हेन जायंट्स मूव आई थिंक कि उनमें बढ़त then it's like a 10-15% kind of move, क्योंकि ये 4-5 साल के बाद इस तरह के स्टॉक्स चलते हैं। So I'm sure एक बार मार्केट्स ठीक ठाक हो जाए तो HUL will resume its up move। बिल्कुल, रीसेंट मूव तो 6-7% का था, लेकिन अगर 2-3 महीने का ट्रेंड देखें तो 20% चला है HUL, इसीलिए शायद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई भी। और या फिर कह सकते हैं कि आज दिन खराब था HUL का, कि पहले सेशन में इस तरह का माहौल इंटरनेशनल मार्केट्स में देखा, ऐसा ना होता तो शायद चल भी जाता। सुमित, ये बताइए, 100 पॉइंट ऑलमोस्ट नीचे निफ्टी आ चुका है, इस माहौल में कोई ट्रेडिंग पोजीशन स्टॉक स्पेसिफिक कैरी करेंगे कल के लिए? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले भी दीपाली अभी बात हुई थी कि 9440 का लेवल टूटते ही 9370 9380 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक एक बार वेट करना चाहिए, बाइंग पोजीशंस में हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स में अगर हम देखेंगे तो एक वन वे फॉल टाइप मूव हमको देखने को मिल रहा है। मोस्टली स्टॉक्स में वीकनेस देखने को मिल रही है। अगर कैरी कर रहा है तो शॉर्ट साइड में कर सकते हैं, जो कि बैंकिंग स्टॉक्स में लग रहा है कि यहाँ से एक फॉल देखने को मिल सकता है। स्पेशली PNB में हमने सेल कॉल इनिशिएट किया हुआ है, यहाँ से 10 रुपए की फॉल देखने को मिल सकती है। तो PNB के अंदर सेल करके काम किया जा सकता है। 159 के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है, 163 164 का स्टॉप लॉस, और नीचे में 150 145 के टारगेट। ठीक है, 164 का स्टॉप लॉस और यहाँ पे 10 रुपये नीचे मिल जाएगा, ये बेहतर ट्रेड है। ये ज़रा अच्छा सुमित बता रहे हैं कि सीधा सीधा देखिए करना क्या है आपको, शॉर्ट करना है, ये स्टॉप लॉस है, ये टारगेट है। सुमित, इसी तर्ज पे एक और शेयर भी बताइए, वो है सुजलॉन। मैं रखता हूँ आपके सामने 19 रुपये 80 पैसे का, लगा दें स्टॉप लॉस, लगा दें 22 रुपये का टारगेट। देखिए, सुजलॉन के अंदर यह सपोर्ट तो है, स्टॉक के अंदर सपोर्ट जो देखने को मिल रहा है वो है करीब 19 रुपए 50 पैसे के आसपास है। आई थिंक ये 20 रुपए में अभी ट्रेड कर रहा है। अगर बाय साइड में इसमें ट्रेड करता है तो 19 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, उसी स्टॉप लॉस से इसमें ट्रेड बनेगा। अगर वो लेवल टूटता है तो फिर इसमें भी वीकनेस आएगी, तो वो स्टॉप लॉस से अगर 19 रुपए के स्टॉप लॉस से अगर बाय साइड में काम करना है तो किया जा सकता है।